नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम आपका ये जो भोजन खाद्य पदार्थों के संरक्षण किण्वन, इससे संबंधित जो आपका चैप्टर था, चैप्टर का आपका नाम था भोजन पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, इसको स्टार्ट किया था। इसका हम कुछ पार्ट देख चुके थे और जहां तक हमने लास्ट में पढ़ा था उसी के आगे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमने आपकी ये हेडिंग देख ली थी, पौष्टिकीकरण। इसके आगे आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या है जो फर्स्ट हेडिंग है आज की, वो है पकाते समय पोषक तत्वों का नष्ट होना। देखिए इसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, विटामिन, खनिज, लवण, ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होते हैं, अगर भोजन को, खाद्य पदार्थ को बहुत ज्यादा पका दिया जाए तो ये चीजें क्या होती हैं, इनके जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रायः पकाने की क्रिया में भोजन अपने पोषक तत्वों को खो देते हैं। इन पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए भोजन पकाने व उनके भंडारण की सही विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें से सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज इन्होंने बताई है विटामिन ए। देखिए क्या होता है, विटामिन ए जब वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाता है। उच्च तापमान पर खुले बर्तन में भोजन पकाने से भोजन लंबे समय के लिए ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और इससे विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, क्या बता रहा है कि जो विटामिन ए है, जब ये वायु में जो O2 होती है ना, ऑक्सीजन, उसके संपर्क में आता है तो जो आपकी विटामिन ए है ये ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाती है। और उच्च तापमान पर भी जब हाई टेम्परेचर देकर किसी खुले बर्तन में उस भोजन को पकाया जाता है जिसमें क्या हो, विटामिन ए हो, तो भी ये ऑक्सीजन के संपर्क में आके नष्ट हो जाती है। यानी कि इसकी जो मात्रा है, इसका जो गुण है वो बहुत कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है। देखिए विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। जब पालक या मेथी को अत्यधिक तेल में तला जाता है तो वह वसा में विलयित हो जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन नहीं है। तो जो आपका विटामिन ए है ये क्या है, वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आगे आपको बता रहा है, जब पालक या मेथी को, मतलब इस तरह की जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें क्या होता है, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब इनको बहुत ज्यादा तेल, मसाले, इन सब चीजों में तल दिया जाता है तो क्या होता है, ये वसा में विलयित हो जाता है। यदि तलते समय, ठीक है, आपको तेल का देखिए टेम्परेचर भी बताया गया, यदि तलते समय तेल का तापमान 300, आगे क्या है, 300 डिग्री तक पहुंच जाता है तो यह तीव्रता से विटामिन को नष्ट करने लगता है। गाजर, आलू की सब्जी बनाते समय उसे ढक कर पकाना चाहिए ताकि विटामिन ए नष्ट ना होने पाए। देखिए क्या होता है, जब बर्तन में खाना खुले में बनता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा वायु के कांटेक्ट में आता है खाना, ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत होता जाता है और विटामिन ए की जो मात्रा है वो नष्ट होती जाती है। और ये भी बताया गया है, ये जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनका तापमान, इनको पकाने के दौरान अगर जो तापमान है वो 300 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, किसका, तेल का तापमान, तो उसमें विटामिन ए क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका विटामिन है, ये बताया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी विटामिन है आपके शरीर की वृद्धि और पोषण के लिए। देखिए यह जल में घुलनशील विटामिनों का एक समूह है। सामान्यतया भोजन में ये विटामिन एक साथ पाए जाते हैं और इनके कुछ गुण समान होते हैं। इन भोज्य पदार्थों को, जब इन भोजन को धोया, भिगोया या पानी में पकाया जाता है तो इनमें उपस्थित विटामिन बी का पानी में विलय हो जाता है। यदि इस पानी को फेंक दिया जाता है तो इसके साथ विटामिन बी भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है, जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, ये कोई स्वतंत्र विटामिन नहीं है, ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिनों का एक समूह है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, जल में घुलनशील विटामिन का एक समूह है। सामान्यतः भोजन में विटामिन एक साथ पाए जाते हैं और इनके क्या है, जो गुणधर्म है वो लगभग समान होते हैं। देखिए क्या है, जैसे आपने मान लीजिए किसी सब्जी को जिसमें विटामिन बी 12 है, या किसी फल को या किसी भी चीज को पानी में भिगा कर रख दिया,
ठीक है, उसमें धोया, उसमें पकाया और फिर आपने अगर वो पानी फेंक दिया तो क्या हो जाता है, क्योंकि उबालने, पकाने या धोने के दौरान जो उस खाद्य सामग्री का जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो उस पानी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने वो पानी फेंक दिया तो क्या हुआ, जो उसका विटामिन बी था, बी कॉम्प्लेक्स था, वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर आप उस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं तो ही वो विटामिन आपको मिलेगा। आगे देखिए, आगे है हमारे आहार में चावल, दालें तथा कुछ सब्जियां विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मुख्य स्रोत हैं और इसलिए इन भोज्य पदार्थों को धोते, भिगोते या पकाते समय विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, आपसे क्या बता रहा है कि हमारे आहार में जो चावल होता है, दालें होती हैं और कुछ सब्जियां जो होती हैं उनमें प्रमुख रूप से विटामिन बी12 पाया जाता है। इसीलिए जो इन तरह की चीजें हैं, इनको जो पकाने की विधि है उसको क्या करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक पकाना चाहिए। देखिए, भोजन पकाते समय ध्यान रखने योग्य बातें आपको बताई गई हैं। क्या है, सब्जी को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दालों का प्रयोग जहां तक संभव हो छिलकों सहित करना चाहिए, इन्हें ज्यादा रगड़ कर नहीं धोना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, मतलब जैसे आजकल है ना ट्रेंड में कि भाई दालें क्या है, लोग वैसी मंगा लेते हैं, धुली हुई दालें मंगा लेते हैं, तो उस दाल को खाने से आपको जो चीजें, जरूरी चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, क्योंकि जो उसका छिलका होता है उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो जहां तक संभव हो दालों का प्रयोग क्या करना चाहिए, छिलके युक्त दालों का प्रयोग करना चाहिए और दालों को बहुत ज्यादा रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, जिससे उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसमें जो पोषक तत्व है वो क्या हो जाते हैं, पानी के साथ धुलकर बेकार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजमा, छोले आदि को गलाने में सोडे का प्रयोग करने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि उसको जल्दी गलाने के चक्कर में, जो चना है उसको जल्दी गलाने के चक्कर में लोग क्या डाल देते हैं, सोडा डाल देते हैं, जिससे वो जल्दी पक जाए, लेकिन उससे क्या होता है, उसकी जो पोषक तत्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वो चीजें आपको फायदा करने की बजाय नुकसान करने लगती हैं। आटे को छान कर रोटी नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जो बहुत महीन आटा होता है ना, वो हमारी आंतों के लिए, हमारे पेट के लिए नुकसानदायक होता है, जबकि वो आटा जो चोकर युक्त आटा होता है वो हमारे शरीर में फाइबर की पूर्ति करता है और हमारा जो पाचन क्रिया है, हमारा जो डाइजेशन है उसको भी दुरुस्त रखता है। इसलिए आटे को बहुत महीन नहीं छानना चाहिए, बहुत महीन आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो चोकर युक्त आटा है उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, आगे है भोजन पकाने हेतु तलने की विधि का प्रयोग कम करें, जहां तक संभव हो भाप से पकाने का प्रयास करें। देखिए, तलने से क्या होता है, पहली चीज तो तलने से ये होती है कि भाई जो चीज आप तल रहे हैं ना, उसमें जो भी चीजें, विटामिन, कैल्शियम, जो भी चीजें हैं वो नष्ट हो जाती है तलने से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाता है चीजों को, तेल का टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, और जब उस तेल में चीजें डाली जाती हैं तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो लगभग समाप्त हो जाते हैं। जहां तक प्रयोग हो क्या करना चाहिए, चीजों को भाप से पकाना चाहिए। भाप से पकाने पे क्या होता है, जिस खाद्य सामग्री में, जिस खाने की चीज में जो चीजें होती हैं वो उसमें सुरक्षित रहती हैं और वो आपके शरीर तक पहुंचती हैं। और तेल में तलने का प्रयोग कम से कम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये जो तेल, वसा युक्त चीजें हैं ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेकने में ध्यान रहे कि भोज्य पदार्थ सीधे आग के संपर्क में ना आए, क्योंकि पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कि जो खाने की चीजें हैं वो डायरेक्टली आग के संपर्क में ना आए। ठीक है, रोटी वगैरह को छोड़कर, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे भी जो खाने की चीज के जो पौष्टिक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, लगभग समाप्त हो जाते हैं। उबालने के बाद चावल का माड़ एवं सब्जियों का पानी फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पोषण युक्त हैं और आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। ठीक है, और आजकल तो देखिए आपने बहुत सारे YouTube पे वीडियोस वगैरह देखे होंगे कि इन सारी चीजों का प्रयोग हम बहुत अलग अलग चीजों में कर सकते हैं। जो चावल आपने देखा होगा, राइस शैम्पू आते हैं आजकल, राइस क्लेंजर आता है, राइस क्रीम आती है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको पता होंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भोजन पकाने में आवश्यकता से अधिक या कम पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना जिस चीज को पानी चाहिए उसमें उतना ही पानी डालिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा।
भोजन को अधिक देर तक खुला नहीं पकाना चाहिए। ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए इससे दो चीजें होती हैं, अगर आप एक गृहिणी है तो आपको ये पता होगा कि भोजन को ज्यादा देर खुले से पकाने में एक तो ये होता है कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह का या कोई भी कीड़ा मकोड़ा गिरने का डर रहता है, भोजन के दूषित होने का डर रहता है, और दूसरा है कि जो आप जिस चीज पर पका रहे हैं उसकी भी बचत होती है, चाहे आपका गैस हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा हो, चाहे आपका इंडक्शन हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, नेक्स्ट है गंदे व बिना कलई के बर्तनों में भोजन पकाने से वह कड़वा हो जाता है। ठीक है, मतलब जो गंदे बर्तन है या जिसमें क्या होता है किसी भी तरह की पॉलिश होती, मतलब पॉलिश रहित वो चीजें होती हैं, उनमें भोजन को पकाने से क्या होता है, वो मतलब एक तरह का उसमें कसैलापन आ जाता है, उसका स्वाद जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है उससे चेंज हो जाता है और वो खाने में डिलीशियस और मतलब जो हेल्दी है वो नहीं रह जाता है। आगे देखिए, आगे है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नष्ट होने का एक कारण यह भी है कि हम भोजन पकाते समय उसमें कुकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, इसलिए भोजन पकाते समय कुकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, ये चीज़ों से जिन चीज़ों से ख़त्म हो जाता है पकाने पर, उनका एक बड़ा कारण ये भी है कि आजकल हम बहुत सारी खाने की चीज़ों में क्या प्रयोग करने लगे हैं, बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा का प्रयोग करने लगे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, लोगों को पता नहीं है, लोग टेस्ट लाने के लिए, लोग चीज़ों को ज़्यादा आकर्षक दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे भी जो हमारे कई तरह के विटामिन, कैल्शियम, खनिज लवण हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। किससे? बेकिंग सोडा से या कुकिंग सोडा से। आगे देखिए, आगे है दूध राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 का अच्छा स्रोत है। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली वन लाइनर में बन सकता है कि जो आपका राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 का अच्छा स्रोत क्या है तो इन दोनों का अच्छा स्रोत क्या है? दूध है। ठीक है, देखिए जब दूध सूर्य प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आता है तो यह विटामिन नष्ट हो जाता है, और भोजन में विटामिन बी को संरक्षित रखने के लिए उसे सूर्य प्रकाश के संपर्क से बचाना चाहिए। देखिए कुल मिला के आपको क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि विटामिन B2 के नष्ट होने के कारण है, आपको 3 कारण अलग दिए जाएंगे और एक क्या दे दिया जाएगा? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो विटामिन बी है, अगर ये डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाए, यानी कि इस पे सीधी धूप पड़ने लगे, तो क्या होता है, इसका जो विटामिन बी है, स्पेशली विटामिन B2, ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसी के कारण जो आपका विटामिन बी है या विटामिन B2 है मुख्यतः, वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जितना बचा सके, मतलब जो दूध से बनी चीजें हैं या दूध को सूर्य की किरणों से बचाना चाहिए, डायरेक्ट धूप में आने से बचाना चाहिए। आगे देखिए, आगे है विटामिन सी। विटामिन सी एक अन्य में जल में घुलनशील विटामिन है। अच्छा देखिए, एक चीज आपको बताना भूल गई, देखिए आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है और कौन सी विटामिन आपकी जल में घुलनशील है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी विटामिन ए, डी, ई, के हैं, ठीक है, ये जो आपकी 4 विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या है? ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करके पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। जो आपके विटामिन ए, डी, ई, के हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इनको छोड़कर जो आपकी जो भी विटामिन आएंगी वो किस में घुलनशील होंगी? वो जल में घुलनशील होगी। आपको एक विटामिन दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है ये जल में घुलनशील है या ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी किसी एक विटामिन को देके ये भी पूछा जाता है कि ये जल में क्या ये जल में घुलनशील है, क्या ये वसा में घुलनशील है। देखिए आप सारी नहीं याद कर सकते कि ये इसमें है, ये इसमें, आप बस एक चीज याद रखिए जो पूछी जाती है। ठीक है, ऐसे हो तो बहुत सकता है, लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी की रेंज में जो क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सपीरियंस के आधार पर, ये बात है क्या, जो आपकी विटामिन ए, डी, ई, के हैं, ये क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है, यही पूछी जाती है आपसे, तो ये याद रखिएगा। और विटामिन ए, डी, ई, के अलावा जो आपसे विटामिन पूछी जाएंगी वो किसमें घुलनशील होंगी? वो आपकी जल में घुलनशील होगी। ठीक है, तो जो आपका विटामिन सी है ये किसमें घुलनशील है? ये जल में घुलनशील है।
आगे देखिए, आगे है जो ताप तथा ऑक्सीकरण के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। अगर विटामिन सी को, देखिए आपको, आपने ये एग्जांपल में आपको बताया, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन चीजों में क्या है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इन चीजों को देखिए, अगर आपको ये चीजें क्या है, पकाकर नहीं खाई जाती हैं सामान्यतया, तो विटामिन सी अक्सर होता ही ऐसी चीजों में है जो कच्ची ही खाई जाती है। अगर क्या है, इनको बहुत ज्यादा ताप दे दिया जाता है, यानी कि इनको पकाया जाता है, या और तो क्या होता है, मतलब पकाने के कारण विटामिन सी खत्म हो जाता है, और ऑक्सीकरण के कारण भी विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, जब आप विटामिन से भरपूर सब्जियों या फलों को काटते हैं और उन्हें पकाने या खाने से पूर्व लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखते हैं, तो उनमें उपस्थित अनेक विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जब आप काटने के पश्चात फलों या सब्जियों को धोते हैं या उन्हें बहुत छोटे टुकड़ों में काटते हैं, तो भी विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। देखिए आपको पता होगा, पहले के लोग कहते थे, भाई अभी भी लोग कहते हैं क्या कि चीजें, मतलब ये जो फल सब्जियां हैं, इनको जब खाना हो तो तुरंत काट के खाओ। इसका कारण यही होता है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक काट के रख देंगे विटामिन सी से युक्त चीजों को, तो वायु के संपर्क में जितना आएगा, जितना हवा के संपर्क में आएगा, जो विटामिन सी है वो उतनी जल्दी नष्ट हो जाएगा। और अगर आप विटामिन सी से युक्त चीजों को काटने के बाद धो देंगे, तो आपका उसको खाना ना खाना बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसका विटामिन सी पूरी तरह से क्या हो चुका होगा, नष्ट हो चुका होगा। ठीक है, और अगर आप बहुत बारीक काट देते हैं चीजों को, बहुत महीन काट देते हैं, छोटा छोटा काट देते हैं, तो भी विटामिन सी है क्या है आपका, ये मतलब एक तरह से नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, आगे है, जब विटामिन सी से भरपूर भोजन को लंबे समय के लिए या सोडा में पकाया जाता है, तो यह नष्ट हो जाता है। यह विटामिन तब भी नष्ट हो जाता है जब उस पानी को फेंक दिया जाता है जिसमें इसे पकाया जा रहा हो। ठीक है, तो ये आपको ऊपर ऑलरेडी बताया जा चुका है क्या कि विटामिन सी से भरपूर जो चीजें होती हैं, अगर उनको लंबे समय के लिए या सोडा में पकाया जाता है, तो क्या होगा, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। और अगर काटने के बाद धो दिया जाएगा तो भी, और उस पानी को फेंक दिया जाएगा, तो क्या होगा, तो भी विटामिन सी, क्योंकि उस सामान से, यानी कि उस सब्जी या फल से वो पानी में आ चुका होगा, विटामिन सी ट्रांसफर हो गया होगा, और आप उस पानी को फेंक देंगे तो आपका जो विटामिन सी है वो भी पानी के साथ बह जाएगा। इसलिए विटामिन सी युक्त सब्जियों और फलों को काटते, धोते तथा पकाते समय विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। रसीले फलों व सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं और हम इन्हें संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, जो विटामिन सी युक्त चीजें हैं, इनको चाहे आप काटें, चाहे धोएं, चाहे पकाएं, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मुख्यतः जो आपके रसीले फल या सब्जियां हैं, जैसे आपका टमाटर हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन चीजों में क्या है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और क्या है, इनको हम जिस विधि से खाना चाहिए उस प्रकार प्रयोग करके जो विटामिन सी है उसका संरक्षण कर सकते हैं और अपने शरीर में उन चीजों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है, जो वो है आपका प्रोटीन। ठीक है, देखिए प्रोटीन के बारे में क्या लिखा है, प्रोटीन के बारे में लिखा है, देखिए प्रोटीन में आपका क्या है, पकाने से भोजन में उपस्थित प्रोटीन नरम हो जाता है, जैसे अंडा, मछली, मांस आदि। भोजन में उपस्थित सभी प्रोटीन पानी को चूस लेते हैं और ताप से जम जाते हैं। यदि इन जमे हुए प्रोटीनों को पुनः गर्म किया जाता है तो ये अपनी नमी खो देते हैं और शुष्क व रबड़ जैसे हो जाते हैं और इन्हें पचाना भी कठिन होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पकाने से जो प्रोटीन है इसका भी नुकसान होता है। क्या होता है, देखिए जो प्रोटीन है ना भोजन में उपस्थित, ये क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको क्या करते हैं, पकाते हैं, तो ये क्या होता है, ये जम जाता है। और फिर जब इसको दोबारा पकाया जाता है तो ये क्या होता है, ये अपनी नमी खो देते हैं और एक लचीले टाइप के, यानी कि रबड़ की तरह बन जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के लिए जो प्रोटीन है इसको पकाना क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। और हमें जब हमारा पाचन सही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, अनेक तरह की बीमारियां हैं जो वो है हमारे शरीर में लग जाती हैं। ठीक है, इसलिए प्रोटीन जो है इसको भी मतलब बहुत अधिक, मतलब एक बार ठंडा हुआ फिर आपने गर्म करके खाया, एक फिर ठंडा हुआ फिर गर्म करके खाया, तो इस तरह से जो चीजें खाई जाती हैं वो नुकसान करती है। किसके रेफरेंस में, प्रोटीन के रेफरेंस में। देखिए प्रोटीन को सुदृढ़ व ठोस बनाए रखने के लिए नींबू के रस, टमाटर, दही या इमली के रस जैसे अम्लीय तत्वों को मिलाया जाना चाहिए। इन तत्वों को भोजन पकाने के अंतिम चरण में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है,
क्या है, जो आपका प्रोटीन है ये जिस फॉर्म में है, मतलब जिस फॉर्म में हमें कंज्यूम करना चाहिए उसी फॉर्म में कंज्यूम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें नींबू का रस, दही, टमाटर, इमली, मतलब जो विटामिन सी युक्त चीजें हैं, विटामिन सी युक्त जो अम्लीय चीजें हैं उनको मिलाया जाना चाहिए। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि इनको मिलाना कब है, भोजन पकाने के एकदम लास्ट में। आपको ये पता होगा, आप सभी फीमेल्स हैं तो आपको पता होगा ये जो इस तरह की चीजें हैं, जब हम किसी चीज को पकाने के बाद जब गैस बंद कर देते हैं उसके बाद इस तरह की चीजों को खाने में डाला जाता है, ताकि उसकी जो गुण है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बनी रहें। देखिए आगे है, जब प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध को चीनी के साथ खीर या रबड़ी बनाते समय लंबे समय तक पकाया जाता है तो चीनी और प्रोटीन प्रतिक्रिया करके ब्राउन रंग के यौगिक का सृजन करते हैं और इससे प्रोटीन की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। ठीक है, जब प्रोटीन युक्त भोजन जैसे कोई भी चीज है उसको जैसे दूध को क्या है चीनी के साथ, जैसे मान लीजिए खीर है या रबड़ी है, उसको पकाते समय जब बहुत देर तक चलाते हैं ना, जैसे रबड़ी वगैरह, तो उसको लगातार क्या किया जाता है, कढ़ाई या किसी बर्तन में डालकर लंबे समय तक चलाया जाता है। तो इससे क्या है, चीनी और जो प्रोटीन है उस दूध में उपस्थित वो क्या है आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और भूरे रंग के एक पदार्थ में बदल जाते हैं, जो खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, जो जीभ के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो हमारा शरीर है उसके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, जो प्रोटीन की गुणवत्ता है, भाई हम दूध किस लिए पीते हैं, क्योंकि दूध को एक कंप्लीट फूड की तरह कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दूध को क्या कहा जाता है, दूध एक संपूर्ण आहार है। अगर हम रेगुलर दूध पी रहे हैं तो हमारे शरीर में किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन जब हम इस तरह से चीजों को पकाते हैं तो क्या होता है, उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो उसका बेसिक गुण है वो नष्ट हो जाता है और वो हमारे शरीर में फायदा करने की बजाय नुकसान करने लगती है। आगे क्या है, आगे है तेल तथा वसा। ठीक है सॉरी, आगे देखिए, आगे है तेल तथा घी का प्रयोग भोजन पकाने तथा उसे तलने के लिए किया जाता है। पकाने की क्रिया के दौरान तेल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म किया जाता है। तलने के लिए तेल का पुनः प्रयोग करना एक सामान्य प्रक्रिया है, किंतु इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, तेल तथा घी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, भोजन को पकाने के लिए करते हैं और चीजों को यानी कि भोजन को तलने के लिए करते हैं। पकाने की क्रिया के दौरान जो तेल को है 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक गर्म किया जाता है और तेल को देखिए हम क्या करते हैं, भाई हमने मान लीजिए पूड़ी तलनी है, ठीक है, तो पूड़ी तली, जितना तेल बच गया हमने क्या किया, अगर हमें दोबारा से कोई चीज बनानी है हमने दोबारा से उसी तेल में तल दिया। ये एक हर घर में अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि जब तेल या घी को लंबे समय तक पकाया जाता है या दोबारा मतलब दोबारा उसी का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जो गुणवत्ता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है। पकाने के लिए बार बार समान तेल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपको रसोई में प्रयोग होने वाले कुकिंग ऑयल को बदलते रहना चाहिए। आपको कढ़ाई में उतना ही तेल डालना चाहिए जितना आपके प्रयोग में आ जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत बच गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं करते कि उसी में है वही उसी से आप बार बार बनाते चले जा रहे हैं। देखिए जब आपको मतलब कोई भी आपके पेट में दिक्कत होती है, डॉक्टर आपको मना कर देता ना कि बाहर का मत खाइए, ये जो समोसे हैं ये सब चीजें हैं बाहर की, तो ये लोग क्या करते हैं, उसी तेल में क्या है कई कई दिनों तक जो आपका समोसे वगैरह है ये निकालते रहते हैं और जो वो तेल है वो क्या होता है, एक तरह से आपके लिए विष का काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। आप किसी भी प्रकार के तेल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, वनस्पति तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल। तलने के लिए घी या तेल का प्रयोग करने के पश्चात उसे ठंडा करके बंद बर्तन में संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है खनिज। आगे है आपका खनिज। खनिज है आपका सोडियम तथा पोटेशियम जैसे खनिज पानी में घुल जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है क्या सोडियम तथा पोटेशियम खनिज जल में घुलनशील है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हाँ ये दोनों ही चीजें क्या हैं, जल में घुलनशील
हैं, ये जल में घुल जाते हैं। जब भोज्य पदार्थों को पहले काटा और फिर धोया जाता है और उस अतिरिक्त पानी को फेंक दिया जाता है जिसमें उसे पकाया गया है, तो उसके खनिज भी नष्ट हो। देखिए, जो चीजें सेम चीज प्रोटीन और विटामिन के साथ है, वही सेम चीज इसके साथ भी है कि भाई जिन चीज में ये दोनों चीजें मतलब ये सब पाए जाते हैं, जो खनिज है आपके, जो मिनरल्स है पाए जा रहे हैं, अगर आप उन चीजों को काट के फिर धो देंगे तो क्या होगा, जो आपके खनिज लवण या जो भी मतलब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उस पानी में धोने के दौरान उस पानी में वो चीजें आ जाती हैं और अगर आपने वो पानी फेंक दिया तो वो चीजें भी पानी के साथ फेंक दी गई। ठीक है, पकाने की क्रिया के दौरान सब्जियों और फलों को काटने से पहले धोना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भाई हम गंदगी तो नहीं खा सकते हैं, तो काट के मत धोइए, धोने से पहले काटिए, पहले धोइए और उसके बाद काटिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पोषण तत्वों का संरक्षण। अच्छा, ये सब चीजें आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मुख्य सेविका के सिलेबस में आपको ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, आपको ये भी पता। देखिए, जब तक आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या है, आप अनमने मतलब बिना मन के करते हैं, लेकिन जब आपको पता होता है कि वो काम आप क्यों कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से करते हैं। देखिए, जो आपकी मुख्य सेविका है, ये क्या है, ये कई सारे आंगनबाड़ी कार्य जो स्कूल होते हैं उनकी क्या होती है, संरक्षिका होती है। तो आपको पता होगा जो आंगनबाड़ी स्कूल है इसमें मिड डे मील बनती है, यानी कि बच्चों के लिए जो दोपहर का भोजन है वो बनता है। दोपहर के भोजन में इन चीजों को शामिल किया जाए, ये चीजें सही से हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही है, चीजों को, नियमों को फॉलो किया जा रहा है भोजन को पकाने में, बच्चों को सही पोषण मिल पा रहा है कि नहीं, आप इन चीज का क्या कर पाए, पर्यवेक्षण कर पाए, इन चीजों का क्या कर पाए, चेकिंग कर पाए। इसलिए आपके सिलेबस में ये चीजें हैं, इसलिए आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं कि अगर आपको मतलब आप उस पोस्ट पे जाएं और आपको उस मिड डे मील की चेकिंग के लिए भेजा जाए तो आपको चीजें पता हों कि भाई क्या चीज कैसे होती है, भोजन में किस चीज का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या मिनरल्स है, क्या विटामिन है, बच्चों को किस तरह का भोजन देना चाहिए, क्या जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आपके सिलेबस में इस तरह की चीजों को शामिल किया गया है। आगे देखिए, आगे है आपका पोषण तत्वों का संरक्षण। यहां तक तो हमने उसकी बात की, किसकी, कि जो मतलब खाने के दौरान कैसे जो हमारे ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये नष्ट हो जाती हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे, पोषण तत्वों का संरक्षण देखेंगे। ठीक है, तो देखिए किस किस तरह से जो भोजन में उपस्थित चीजें हैं उनको हम संरक्षित रख सकते हैं। तो आपसे क्या बता रहा है, आपसे भोजन तैयार करने व पकाने की प्रक्रिया के दौरान पोषण तत्वों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को पोषक तत्वों का संरक्षण कहते हैं। पोषक तत्वों का संरक्षण किसे कहते हैं, भोजन पकाने या बनाने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान जो पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने का जो तरीका है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम पोषक तत्वों का संरक्षण। ठीक है, देखिए कुछ सामान्य पद्धतियों का प्रयोग करके हम भोजन के पोषक तत्वों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नॉर्मल चीजें हैं, अगर हम उनका ध्यान रख लें तो हम भोजन में जो पोषक तत्व हैं उनको क्या कर लेते हैं, उनका संरक्षण कर लेते हैं। पहला देखिए क्या पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए ताकि उनके खनिज तथा विटामिन नष्ट ना हो। भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक नहीं धोना चाहिए। आपसे कह रहा है कि चीजों को काटने के बाद मत धोइए, काटने के पहले धोइए। ठीक है, जो सब्जियां हैं, फल है, ताकि उनके जो खनिज तथा विटामिन है वो नष्ट ना हो। और भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से ज्यादा नहीं धोना चाहिए कि आप उसको 4 बार धोए पड़े हैं। ठीक है, जितना जरूरी है जब तक उसकी गंदगी ना निकल जाए सिर्फ उतना धोइए, गंदगी हट जाए उसके बाद आप उनका यूज करिए। आगे है सब्जियों के छिलके निकालते समय ध्यान रखें कि छिलकों को जितना हो सके पतला छीलें, क्योंकि इनके नीचे ही विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। आपको ये चीजें पता होंगी कि जो छिलका है, छिलका क्या होता है, आपका फाइबर युक्त होता है और इसके जस्ट नीचे वाली जो परत होती है छिलके के नीचे वाली, इसी में क्या होते हैं, अधिकतर विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो क्या करें, आपको मतलब जिन चीजों का छिलका, जिन सब्जियों फलों का छिलका प्रयोग कर सकते हैं उनको साफ करके प्रयोग करें। ठीक है, और जिनका नहीं किया जा सकता है उनके छिलकों भी क्या करें, बहुत महीन छीलें। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत छिलके को मोटा छीलते हैं तो छिलके के साथ ही जो आपका विटामिन और खनिज वगैरह हैं ये भी छिल जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। आगे आपका सब्जियों को भोजन पकाने के ठीक पहले बड़े बड़े टुकड़ों में काटा जाना चाहिए, क्योंकि छोटे टुकड़ों में काटने से पोषक तत्वों की
हानि होती है। देखिए क्योंकि भाई देखिए काट रहे हैं आप तो हर एक चीज क्या है, जितने ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं उतने ज्यादा टुकड़े वायु के संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वायु के संपर्क में आने से जो आपका विटामिन है, खनिज है, ये सब चीजें नष्ट हो रही। तो अगर आप बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे तो जितना बाहरी हिस्सा आएगा संपर्क में वायु के, उतनी ही हानि होगी आपके विटामिन वगैरह की। इसीलिए क्या करना चाहिए, भोजन को पकाते समय जो सब्जियां वगैरह है इनको बड़ा बड़ा काटना चाहिए। आगे देखिए, आगे आपका यदि सब्जियों को पानी में पकाना है तो इन्हें उबलते हुए पानी में डालना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भोजन पकाने के लिए आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, अतिरिक्त बचे पानी को फेंके नहीं। इस अतिरिक्त पानी का प्रयोग दूसरे भोज्य पदार्थ पकाने के लिए किया जाता है। देखिए इस पॉइंट से एक तो मतलब है क्या कि आपका पानी का भी संरक्षण होगा। भाई ज्यादा पानी डालेंगे फिर क्या है, उसको फेंकेंगे तो क्या है, पानी भी बर्बाद होगा, तो क्या है। और अगर आप मतलब किसी चीज को आपने पानी में ज्यादा पानी में पका लिया तो उस वो जो सामान है उसके भी तो गुण पानी में आ गए ना, फिर आपने उस पानी को फेंक दिया तो क्या हुआ, उस चीज में जो उपस्थित विटामिन थे, खनिज थे, वो भी क्या हुए, पानी के साथ आपने फेंक दिए। तो चीजों को पकाते समय उतना ही पानी डालें जितना क्या हो, यूज में हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भोजन पकाते समय खाने वाले सोडे का प्रयोग ना करें। ये आपका चैप्टर में कई बार बताया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th पॉइंट है, भोजन पकाते समय इमली या नींबू के रस के प्रयोग से विटामिन के संरक्षण में सहायता मिलती है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है, आपसे पूछा सकता है इनमें से किनके प्रयोग से विटामिनों के संरक्षण में सहायता मिलती है। तो इमली, नींबू, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, उनके प्रयोग से क्या है, बेसिकली जो विटामिन सी से संबंधित चीजें हैं उनके प्रयोग से क्या है, विटामिनों के संरक्षण में सहायता मिलती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, चावल पकाते समय उतने ही पानी का प्रयोग करें जो पकाने की प्रक्रिया के दौरान अवशोषित हो जाए। यानी कि चावल में उतना ही पानी डालना चाहिए जितने में चावल क्या हो जाए, पक जाए। उससे ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए कि आपको पानी बाद में फेंकना पड़े। आगे देखिए, आगे है 9th पॉइंट है आपका, ऐसे बर्तन में भोजन पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो। जब आप बिना ढक्कन के भोजन पकाते हैं तो इसके अधिकतर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भोजन खुला करके पकाने में एक तो कोई गंदी चीज उसमें गिरने का डर रहता है, और दूसरी बात है भोजन जितना ज्यादा हवा के संपर्क में आता है उसके जो मतलब फायदा करने वाली चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। इसलिए जितना अधिक हो सके भोजन को क्या करना चाहिए, ढककर पकाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भोजन को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि इससे अधिकतर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही पकाइए, बहुत ज्यादा स्वाद के चक्कर में चीजों को बहुत ज्यादा मत पकाइए। ठीक है, जो आपका लास्ट पॉइंट है ये है, पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए भोजन पकाने की उस विधि का प्रयोग करें जिसमें भोजन तीव्रता से बनता हो। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो फूड है, जो आपका भोजन है वो हेल्दी रहे, वो पौष्टिक हो, तो क्या करिए, उस पकाने की उस क्रिया का प्रयोग करिए, उस विधि का प्रयोग करिए जिसमें आपका भोजन जो है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। ठीक है, जो स्वादिष्ट चीजें हैं जो धीमी आंच पर देर तक पकती हैं उनको खाने में तो बड़ा मजा आता है, वो हमारे जीभ के लिए, स्वाद के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें चीजों से पोषण लेना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो क्या करना चाहिए, भोजन की उन विधियों का प्रयोग करना चाहिए पकाने की जिसमें भोजन जल्दी पक जाता हो, क्योंकि कम देर तापमान के संपर्क में रहने पर चीजों के पोषक तत्व क्या है, बचे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया है, संतुलित आहार की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली कि संतुलित आहार की मांग है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको याद रखिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स में इसको शामिल कर लीजिए। क्या दिया है आपसे, संतुलित आहार की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वो चीजें जो क्या है, जो हर मतलब जो आपका बैलेंस डाइट होती है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है। देखिए एक जो बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, उसके लिए जो संतुलित भोजन है वो किसी बूढ़े के संतुलित भोजन के तुलना में क्या होगा, दूसरा होगा भाई, क्योंकि बच्चे को दूसरी चीजों की जरूरत होगी और जो एक वृद्ध इंसान है उसको अलग चीजों की जरूरत होगी। स्त्री के शरीर को अलग चीजों की जरूरत होती है और पुरुष शरीर को अलग चीजों की जरूरत होती है। एक आदमी
जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है उसकी जो भोजन की आवश्यकता है वो अलग होगी, और एक आदमी जो दिन भर एयर कंडीशन में बैठ के एसी में बैठ के काम कर रहा है उसकी जो भोजन की आवश्यकता है वो अलग होगी। जो ठंडे प्रदेशों में जो लोग भोजन करते हैं उनकी जो भोजन की आवश्यकता है वो अलग होगी, और जो लोग गर्म क्षेत्रों में रहते हैं उनका जो भोजन है वो अलग तरीके का होगा। ठीक है, जो चीजें हम इंडिया में खा रहे हैं अमेरिका में वो लोग वो चीजें नहीं खा रहे हैं। ठीक है, जो भाई एक नॉर्मल परिवार के लोग खा रहे हैं, यानी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के या निम्न वर्गीय परिवार के लोग खा रहे हैं, जो उच्च वर्गीय परिवार के लोग हैं उनके भोजन खान पान का तरीका अलग होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में अलग तरह का खाना बनता है, मुस्लिम धर्म में अलग तरह का, सिखों में अलग तरह का, ईसाइयों में अलग तरह का। ठीक है, जो भोजन संबंधी आदतें हैं लोगों की वो अलग अलग होती हैं, मान्यताओं और अंधविश्वासों के हिसाब से भोजन अलग अलग होते हैं। भोजन देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, ठीक है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां किस तरह का अनाज, किस तरह की फल सब्जियां मौजूद हैं, सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है भाई, जो चीजें होंगी आप वही तो खाएंगे ना, है ना। तो ये क्या है, ये जो आपका संतुलित आहार की मांग है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये है आपका आयु, लिंग, शारीरिक श्रम, जलवायु तथा मौसम। ठीक है, ये वही वाली बात है कि बच्चे को अलग भोजन चाहिए, बड़े को अलग भोजन चाहिए, स्त्री को अलग भोजन चाहिए, पुरुष को अलग भोजन चाहिए। शारीरिक श्रम क्या है, एक जो मजदूर है दिन भर धूप में काम कर रहा है उसको अलग भोजन चाहिए, और जो इंसान है वो जो दिमाग से काम कर रहा है, दिन भर एसी में बैठा काम कर रहा है, उसको अलग तरह का भोजन चाहिए। आप किस मौसम में किस तरह की जगह पे रह रहे हैं उस हिसाब से भोजन चाहिए। सामाजिक कारक, ठीक है, आप किस तरह के सोशल उसमें रह रहे हैं उसका भी असर आपके भोजन संबंधित आदतों पर पड़ता है। आर्थिक स्थिति, भाई गरीब अमीर के हिसाब से खाना खाते हैं भाई, जो आप जिस स्टेटस में हैं उसकी तरह से खाना खाते हैं। जो एक भाई बहुत निम्न वर्गीय परिवार के लोग हैं उनका भोजन अलग तरह का होगा, मध्यम वर्गीय परिवार का भोजन अलग होगा, उच्च वर्गीय परिवार का भोजन अलग तरह का होगा। धर्म संस्कृति आपको बता दिया गया है। भोजन संबंधी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी लोगों की स्थान या उनके ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग होती हैं। अंधविश्वास तथा मान्यता, देखिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे भाई, आप में से मोस्टली लोग क्या होंगे हिंदू होंगे। ठीक है, तो हमारे धर्म में ही क्या होता है, बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक चीजें खाई जाती हैं कि इसमें हमको ये खाना है, इस त्योहार में ये खाना है, इस त्योहार में ये बनता है। जैसे अभी आपका 1 महीने बाद मकर संक्रांति आने वाला है, खिचड़ी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या है, खिचड़ी ही खाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे जो रीति रिवाज परंपराएं हैं ये भी हमारे जो संतुलित आहार है उसके लिए एक उसको प्रभावित करने वाला एक कारक है। और भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, भाई जिस तरह आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर जिस तरह की चीजें अवेलेबल होंगी आप वही चीजें तो खाएंगे, है ना। तो ये जो आपके चीजें हैं सामान्यतः आयु, लिंग, शारीरिक श्रम, जलवायु तथा मौसम, सामाजिक कारक, आर्थिक स्थिति, धर्मवाद, संस्कृति, भोजन संबंधी आदतें, अंधविश्वास एवं मान्यताएं, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, ये सारे क्या हैं, ये संतुलित आहार की मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे है भोजन के पौष्टिक तत्व में संवर्धन करना। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुत आपका छोटा सा बचा है, बहुत छोटा सा आपका एक अब हिस्सा रह गया है चैप्टर का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ 10-12 क्वेश्चन है वो भी आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या करिए, इस सीरीज को कंप्लीट देखिए, जहां पर आपको जरूरत लगे कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, और साथ ही इस पर इसी चैनल पर जो आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स की मुख्य सेविका की प्रैक्टिस सेट की सीरीज कराई गई उसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हैं, उनको साथ ही साथ देखते जाइए। अगर आप इस सीरीज को और उस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को देख लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो मुख्य सेविका का सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कुछ स्पेसिफिक चीजों को जितना ज्यादा आप याद कर पाए उससे पढ़िए। ठीक है, देखिए आपका जो एग्जाम है वो 10 किताबें पढ़ने से नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें से 10 में आप एक भी नहीं याद कर पाएंगे। अगर आप 2 चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अगर आप ये नहीं कर पाएंगे एग्जाम में 4 ऑप्शन में से कि ये होगा, लेकिन आप ये उसमें से क्या कर लेंगे, छांट जरूर लेंगे कि भाई ये तो नहीं हो सकता। और बहुत बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन से भी क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। आपको एलिमिनेशन ट्रिक आनी चाहिए, और ये तभी होता है जब आपने ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन किया, और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपने कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ी। और अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो सब कुछ का रिवीजन आप नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखते रहिए, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी और पूरी संभावना है कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए और फोकस्ड होकर पढ़िए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। इधर कई दिनों से 10-15 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए आपके वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी आप लोगों के कमेंट देखकर लगता है कि नहीं भाई वीडियो बनाने चाहिए, चाहे तबीयत खराब हो चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये आप लोग का सपोर्ट ही है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।